हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे LC-30 Mark 1A में ड्यूल रैक पायलॉन को यूज़ करते हुए एसरैम मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है और इसकी जो पिक्चर है ये निकल कर सामने आई है। उसके बाद हमने 30 Mark 1A के जनरल एयर टू एयर कन्फिग्रेशन की बात करी थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे ये आउटर मोस्ट पायलॉन में ड्यूल रैक में एसरैम कैरी करेगा। उसके बाद मिड बोर्ड पायलॉन में दोनों साइड पर अस्त्र Mark 1 या Mark 2 रहेंगी। फिर इन बोर्ड पायलॉन में 2 ड्रॉप टैंक्स होंगे और दूसरी साइड में आउटर मोस्ट पायलॉन में आपका EW जैमर रहेगा। जैमर का क्या यूसेज है ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। हमने बताया था कि कैसे मॉडर्न कॉम्बैट में जब मिसाइल्स की इतनी लॉन्ग रेंज हो गई हैं तो ये जैमर काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हैं उनकी मिसाइल से एयरक्राफ्ट को बचाने में। जो मिड कोर्स अपडेट होता है उसके बीच में एनिमी के रडार को जैम करके उसकी मिसाइल को मिसगाइड कर देते हैं। तो मॉडर्न कॉम्बैट में आपको सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर चाहिए ही चाहिए। इवन हमारे रफाल द्वारा कई PL-15 को जैम किया गया और इसलिए आपको मल्टीपल PL-15s मिली हैं। तो आजकल के कॉम्बैट में ये क्रूशल हो गए हैं। अब LCA-30 के साथ इशू ये है कि ये जब डिज़ाइन किया गया था तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रायोरिटी नहीं थी। साथ में साइज़ छोटा है तो स्पेस लिमिटेशंस हैं, इसलिए आपको ये सब हार्ड पॉइंट्स में लगाना पड़ता है। और अगर आप आउटर मोस्ट पायलॉन में एक जैमर लगाते हैं तो वो आपका हार्ड पॉइंट यूटिलाइज हो जाता है। वैसे भी यहाँ पर 8 हार्ड पॉइंट्स है, जिसमें से जो 7th हार्ड पॉइंट है वो आपका सेंटर लाइन है, जहाँ पर आप बॉम्ब्स वगैरह या फिर ड्रॉप टैंक्स कैरी करते हैं। और जो आपका एक स्पेशल हार्ड पॉइंट है उसमें आप खाली टारगेटिंग पॉड कैरी करते हैं। विंग्स में आपके 3 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि टोटल 6 हार्ड पॉइंट हैं जहाँ पर आप मिसाइल्स या ड्रॉप टैंक कैरी कर सकते हैं। बाकी क्योंकि इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको 2 ड्रॉप टैंक्स कैरी करने पड़ते हैं और इसलिए जब एयर टू एयर कन्फिग्रेशन इस प्लेटफॉर्म की बनती है तो वहाँ पर लिमिटेशंस आ जाती हैं। आपको ड्यूल रैक पायलॉन यूज़ करना पड़ता है क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के लिए, ताकि कम से कम आप 2 मिसाइल कैरी कर सके। साथ में आप खाली 2 ही बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स कैरी कर पा रहे हैं। ये चीज़ बदलना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न कॉम्बैट में 2 BVR मिसाइल्स एक काफ़ी लिमिटिंग फैक्टर है। तो BVR कॉम्बैट एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट है और उसमें किल अचीव करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए आपको मल्टीपल शॉट्स लेने पड़ते हैं। आप एक शॉट में एनिमी को डिफेंसिव करते हैं, उसके क्लोज जाते हैं, फिर हिट प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हुए उसको शूट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास खाली 2 ही मिसाइल रहेगी तो एक एयरक्राफ्ट को शूट करने में भी आपको परेशानी होगी। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये आ जाता है कि एयरक्राफ्ट अकेला ही थोड़ी ऑपरेट करेगा, इसके साथ में विंगमैन भी होंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म भी होंगे। उनको यूज़ करते हुए भी आप कोऑपरेटिव इंगेजमेंट में एनिमी को इंगेज कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, पर हमेशा इवन कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको एकदम से इंटरसेप्ट करने जाना पड़े और मल्टीपल एनिमीज़ आपका वेट कर रहे हों। उस केस में कम से कम फाइट को सस्टेन करने के लिए आपके पास एनफ वेपन्स होने चाहिए। इंस्टेड कि हम इस तरीके से अपनी टैक्टिक्स बनाएं कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को कॉम्बैट में यूज़ करेंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अगर दूसरे के अगेंस्ट में जाता है तो ये अपने में ही एनफ कैपेबल होना चाहिए। तो आपको 30 Mark 1A के साथ कम से कम 2 एडिशनल BVR मिसाइल ऐड करनी पड़ेंगी और ये अगर आप नहीं करते हैं तो BVR कॉम्बैट में प्रेजेंट सिनेरियो में ये एयरक्राफ्ट अंडर पार्ड रहने वाला है। इवन JF-17 के साथ भी ये इशू था, लेकिन वहाँ पर ड्यूल रैक पायलॉन को लगाकर 4 PL-15E मिसाइल्स कैरी करी जाती हैं। ऑल्दो वहाँ पर कोई भी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर नहीं है, जो कि एक बड़ा नेगेटिव है उस प्लेटफॉर्म के साथ। हमारे लिए ये चीज़ पॉजिटिव है कि यहाँ पर एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है, लेकिन उसके बाद भी हमें यहाँ पर सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे जिसके अंतर्गत कम से कम 4 BVR मिसाइल्स यहाँ पर ऐड करी जाएं। तो एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर आता है कि ज़्यादा वेपन्स मतलब ज़्यादा ड्रैग, पर ये धीरे धीरे कम होता रहता है जैसे जैसे आप मिसाइल्स को यूज़ करते चले जाएंगे। साथ में कॉम्बैट में आते ही आप अपने ड्रॉप टैंक्स को गिरा देते हैं तो लोड वैसे ही कम हो जाता है, तो जो ड्रैग है वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। साथ में 2 एडिशनल मिसाइल जो एडवांटेज देंगी उसके कंपैरिजन में इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं है, तो आपको 2 एडिशनल मिसाइल्स चाहिए। अब उनके लिए यहाँ पर डेफिनेटली जुगाड़ किया जा सकता है। तो एक जो मेन इशू यहाँ पर सॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन को 30 में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो हार्ड पॉइंट है उसमें पहले अडेप्टर लगाया गया है, उसके बाद तो इस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट की वजह से मिसाइल काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है। तो अगर विंग्स पर मिसाइल्स लग रही हैं ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सेंटर लाइन पायलॉन में लगाना चाहते हैं तो ये परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो सेंटर लाइन पायलॉन है वो फ्री है, वहाँ आप मिसाइल लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ से आप रेल लॉन्च नहीं कर सकते। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन मिसाइल्स को एक नए लॉन्चर से लॉन्च किया जाएगा जो कि एक यूनिवर्सल लॉन्चर होने वाला है, और जो इजेक्टर लॉन्चर है उसका डेवलपमेंट चल रहा है। अस्त्र Mark 2 को तो उससे कई बार फायर करके देखा भी गया है। तो इजेक्टर लॉन्चर का फ़ायदा ये होता है कि मिसाइल ड्रॉप होकर फायर होती है तो आप मिसाइल को कहीं भी लगा सकते हैं। तो उसको यूज़ करते हुए
एक अस्त्र मिसाइल एयरक्राफ्ट के सेंटर लाइन पायलॉन में लगाई जा सकती हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर थोड़ा काम करने की रिक्वायरमेंट है। एडेप्टर आपको हटाना पड़ेगा और जो लॉन्चर है उसको भी जितना पतला हो सके उतना करना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर क्लियरेंस मिले। तो एक एडिशनल मिसाइल आप सेंटर लाइन पायलॉन में कैरी कर पाएंगे। बाकी एक और एडिशनल मिसाइल के लिए एक और जुगाड़ हो सकता है जिस पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। तो ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये हमारे द्वारा एडिट ही करी गई है और इसमें जो टारगेटिंग पॉड है उसी पायलॉन में हमने ये अस्त्र मिसाइल को लगाया है, पर ये उतना फिजिबल नहीं होगा। बेटर यहाँ पर ये होगा कि तेजस मार्क 2 के लिए हम अस्त्र मिसाइल के ड्यूल रैक पायलॉन को डेवलप कर रहे हैं जो कि सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन में होगा जिस कॉन्फ़िगरेशन में आपकी SRAM लगी हुई है। तो जिस साइड में आपका टारगेटिंग पॉड लगा हुआ है जो कि एयरक्राफ्ट की लेफ्ट साइड है, वहाँ पर आप अस्त्र मिसाइल की जगह पर एक ड्यूल रैक पायलॉन यूज़ करते हुए 2 अस्त्र लगा सकते हैं और ये पॉसिबल होना चाहिए क्योंकि इस पर काम चालू है। तो टोटल आपको 4 एयर टू एयर मिसाइल्स PVR की कैरी करनी है। आप 2 विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल कैरी कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। विद इन विजुअल रेंज के सिनेरियो अब रेयर हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि दोनों एयर फोर्सेस ने अपने एयर स्पेसेस नहीं छोड़े थे, तो वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पर BVR में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन ये भी उठेगा कि अगर ऐसा है तो SRAM की जगह अस्त्र ही लगा लेते हैं। तो डेफिनेटली BVR में ज़्यादातर कॉम्बैट्स लड़ी जाएंगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि क्लोज कॉम्बैट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इवन ये मॉडर्न क्लोज कॉम्बैट मिसाइल आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर की रेंज देती है, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है। साथ में ये काफ़ी ज़्यादा मनोरेबल मिसाइल है। तो ये जो आपको एडवांटेज देगी एक पर्टिकुलर रेंज में, वो आपको अस्त्र नहीं दे पाएगी। तो आपको इन मिसाइल्स की भी रिक्वायरमेंट है और उस केस में 2 सफिशिएंट नंबर है, लेकिन आपको कम से कम 4 बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल चाहिए। बाकी एक और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। एक फीचर इस एयरक्राफ्ट में मिसिंग है जो कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट में रिक्वायरमेंट बन चुका है। तो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इस एयरक्राफ्ट में नहीं है जो कि आपको तेजस मार्क 2 में मिलेगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि एयरक्राफ्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है। रडार्स को जैम किया जा सकता है और जैमिंग एनवायरनमेंट में आपके जो पैसिव सेंसर्स हैं वो यूज़फुल साबित होते हैं क्योंकि वो जैम नहीं हो सकते। इसलिए IRST सेंसर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है और तेजस में ये कैपेबिलिटी लैक होती है। और ये कैपेबिलिटी खाली तेजस में ही लैक नहीं होती है, बल्कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी लैक करते हैं। खाली F-35 है जिसमें कंबाइंड IRST और टारगेटिंग सेंसर है जिसे EOTS कह दिया जाता है, वरना F-16, F-15, F-22 इन सब में IRST सेंसर नहीं है। लेकिन अब उनको भी रिक्वायरमेंट फील हो रही है, इसलिए उनके द्वारा ऐसे पॉड बेस्ड सिस्टम्स को डेवलप किया गया है। तो एक लीजन पॉड है जो कि एक डेडिकेटेड IRST पॉड है और इसको आप अपनी टारगेटिंग पॉड की पोजीशन में लगा सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम आपको दिखा रहे हैं इसी में ये चीज़ ऐड करी जा सकती है। डेफिनेटली यहाँ पर ड्रैग भी पड़ जाएगा जो कि एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए डिज़ायरेबल नहीं होता है, लेकिन एक एडवांटेज भी ये आपको देता है। तो आप डिसएडवांटेज और एडवांटेज को मेजर करके मिशन के हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर एनिमी द्वारा इंटेंस जैमिंग करी जा रही है तो उस केस में आप ऐसे पॉड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और इस पर हमें विचार करना चाहिए। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है जो कि एयरक्राफ्ट लैक करता है और आजकल के कॉम्बैट सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गई है, पर उसको ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर की। तो इस एयरक्राफ्ट में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर नहीं है और आजकल के कॉम्बैट में जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफ़ी बड़ा खतरा हो गए हैं क्योंकि वो IR गाइडेड मिसाइल्स को यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पर रडार वार्निंग रिसीवर लगे हुए हैं वो उनके अगेंस्ट में काम नहीं करते हैं और पायलट्स को प्रायर वार्निंग नहीं मिलती है। तो इसके भी सॉल्यूशन की फिजिबिलिटी स्टडी करी जा सकती है। सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो पायलॉन बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। जो यूक्रेनियन F-16 हैं उनमें ये अपग्रेड किए गए हैं। तो जो वेपन हार्ड पॉइंट है जिस पर आपको वेपन माउंट करना है उस पर आप ये सेंसर्स लगा सकते हैं। तो इसकी भी फिजिबिलिटी स्टडी करी जा सकती है और ये अपग्रेड्स भी हम कर सकते हैं। खैर ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है लेकिन बाकी चीज़ें करी जा सकती हैं। तो ये कुछ बेसिक अपग्रेड्स हैं। अगर इनको कर दिया जाता है तेजस के साथ तो एयर टू एयर रोल में भी ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा और मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से इतना आपको चाहिए। और अगर आप एडिशनल ऑर्डर्स देने का प्लान कर रहे हैं तो इस पर आपको बिल्कुल विचार करना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।